हेलो, वेलकम टू टीटी प्रिपरेशन। टेट प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं एमपी टेट वर्ग 3 मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020, जो कि 5 मार्च 2022 को फर्स्ट पेपर था। उसकी शिफ्ट फर्स्ट का ये पेपर है। इसका ईवीएस पोर्शन हम करने जा रहे हैं। 61 से तो 90 नंबर तक प्रश्न रहेंगे। टोटल 30 प्रश्न है ईवीएस के, इन्वायरमेंटल स्टडीज के, पर्यावरण अध्ययन के। तो ये प्रीवियस ईयर की श्रेणी में है। एमपी टेट वर्ग 3, सीटेट वाले भी देख सकते हैं इसे, और रीट वाले भी, जो लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं, जो प्राइमरी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी लेवल की, वो लोग अवश्य देखें। जिस भी टेट एग्जाम में पर्यावरण आता है, ईवीएस आता है, वे सभी देखें। अच्छे अच्छे प्रश्न है इसमें। 61 नंबर का प्रश्न है। 61 से स्टार्ट होगा। आइए 61 से स्टार्ट करते हैं। लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कमिंग अंडर द बोर्ड थीम्स ऑफ ईवीएस। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस के व्यापक विषयों के अंतर्गत नहीं आता है। ईवीएस की थीम्स है तो 6 थीम्स है, तो उनमें से कौन सा नहीं आता है। तब पहला ऑप्शन ये इंग्लिश वाला दिया है, हिंदी वाला दिया है। मैं राइट क्लिक करता जाऊंगा। फैमिली एंड रिलेटिव्स, परिवार एवं रिश्तेदार, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है प्लांट्स, पौधे। तीसरा है शेल्टर, आशय। चौथा है थिंग्स वी मेक एंड डू, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है। तो परिवार रिश्तेदार वाला है, और आश्रय वाला भी है, शेल्टर वाला, और चीजें जो हम बनाते ये भी है। प्लांट्स वाला नहीं है, पौधे वाला नहीं है। तो जो गलत है वही सही है, क्योंकि हमें नहीं वाला ढूंढना था, तो हम नहीं वाला ढूंढ चुके हैं। ठीक, तो गलत जो है व्यापक विषय थीम्स में से जो नहीं है, तो प्लांट्स वाला नहीं है। ठीक, अगला 62 नंबर का प्रश्न देखेंगे। ये आधा प्रश्न यहाँ है, आधा यहाँ नीचे है। तो पहले हम इंग्लिश वाला पढ़ लेते हैं। Environmental studies is defined as, पर्यावरण अध्ययन को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए है इसका। पर्यावरण अध्ययन को कैसे परिभाषित किया गया है, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है, अ मल्टीडिसिप्लिनरी academic field which systematically studies human interaction with the environment। एक बहुविषयक शैक्षणिक क्षेत्र जो पर्यावरण के साथ मनुष्य के संबंध को व्यवस्थित रूप से संबंधित करता है। ऑप्शन नंबर 1। फिर दूसरा है, ये ऑप्शन नंबर 1 है। दूसरा वाला ऑप्शन ये है कि स्टडी एंड डिस्कवरी ऑफ न्यू एनवायरमेंटल फिनोमिना, नई पर्यावरण घटना का अध्ययन और खोज, ये दूसरा वाला है। तीसरा वाला है स्टडी ऑफ सोशल, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल साइंस, सामाजिक, जैविक और भौतिक विज्ञान का अध्ययन। और चौथा वाला है इनकॉर्पोरेट साइंस एंड सोशल साइंस, सम्मिलित रूप से विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो कौन परिभाषित अच्छे से कर रहा है। तो इसमें बहुत सारे पहले जो टेट के पेपर थे, पूर्व जो 10 एक साल पहले, तो उसमें यह था कि जो बड़का वाला है वही सही वाला है, मतलब जो बड़ा वाला है वो सही वाला है। तो ये वाली मेथड यहाँ पे भी अप्लाई हो सकती है। देखिए कि लिखा है, अ मल्टी डिसिप्लिनरी एकेडमिक फील्ड विच सिस्टमेटिकली स्टडीज ह्यूमन इंटरेक्शन एंड विद द एनवायरनमेंट, एक बहुविषयक शैक्षणिक क्षेत्र जो पर्यावरण के साथ मनुष्य के संबंध का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करता है। यही उचित परिभाषा इन 4 ऑप्शन में से पर्यावरण अध्ययन की है। 62 का पहला वाला सही हो जाएगा, ए वाला। अगला 63 नंबर का दिख रहा होगा आपको। देखिए 63 नंबर का प्रश्न, अ नॉन क्लाइमेटिक फैक्टर इज, एक गैर जलवायु कारक है। तो जलवायु कारक जो नहीं है, गैर जलवायु कारक मतलब जो जलवायु कारक नहीं है, वो हमें बताना है। पहला है प्रेशर मतलब दबाव, दूसरा है ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, तीसरा है मॉइस्चर मतलब नमी, और चौथा है लैंड
लैंड डिग्रेडेशन यानी भूमि अवक्रमण। 63 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए, प्रेशर दबाव ये जलवायु कारक है, ह्यूमिडिटी आर्द्रता भी जलवायु कारक है, मॉइस्चर नमी भी जलवायु कारक है, और लैंड डिग्रेडेशन भूमि अवक्रमण ये जलवायु कारक नहीं है, तो ये गैर जलवायु कारक है, गैर जलवायु कारक है। तो जो गलत है वही सही है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा 63 का 4 नंबर का या डी नंबर का। ठीक, अगला 64 नंबर का देखेंगे प्रश्न। Which of the following activity is correct about the impact of human activity on the ecosystem? 64 नंबर का प्रश्न है ये। पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सही है? पहला वाला है डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, भूजल का ह्रास हो रहा है। दूसरा वाला है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना। मानवीय गतिविधियों के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सही है? तो भूजल का ह्रास हो रहा है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ रही है क्या? तीसरा, इंक्रीज ऑफ फॉरेस्ट एरिया, वन क्षेत्र में वृद्धि करना हो रहा है। कौन सी गतिविधि सही है? फिर चौथा वाला रिड्यूस्ड पॉल्यूशन या प्रदूषण को कम करना। तो देखो, भूजल का ह्रास हो रहा है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना जरूरी है, वन क्षेत्र में वृद्धि करना जरूरी है, प्रदूषण कम करना जरूरी है। तो विच इज करेक्ट इकोसिस्टम के लिए? 64 नंबर का प्रश्न है, इकोसिस्टम के लिए क्या जरूरी है? तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे समुद्र है, समुद्र से भाप बनना, फिर बादल बनना, फिर कहीं और बरसना, ये सब जो इको तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें प्रदूषण कम करना है। प्रदूषण क्या करना है? हमें कम करना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रदूषण कम करना है, रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। कौन सी गतिविधि सही हो जाएगी? तो प्रदूषण कम करेंगे तो अपने आप सब चीजें अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 65 नंबर का, आधा नीचे आधा ऊपर, 2 पेज पे डिवाइड हो गया है ये। तो पहले ऊपर वाला पढ़ लेते हैं। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेयर कंसिस्ट, 65 नंबर का प्रश्न है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ 79% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से किस अनुसार वायुमंडल में 79% या 80% या 79% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है? तो पहला वाला ऑप्शन है वॉल्यूम। किस अनुसार वायुमंडल में 79% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है? तो वॉल्यूम आयतन के अनुसार है कि दूसरा है वेट यानी भार के अनुसार, तीसरा है डेंसिटी यानी घनत्व के अनुसार, और चौथा है वेलोसिटी यानी वेग के अनुसार। बताइए, 65 नंबर का प्रश्न है, 10 सेकेंड दिया आपको। 65 नंबर का प्रश्न, तो किसमें कितनी मात्रा है? पूरे एटमॉस्फेयर का में मान लो 100 मात्रा है, टोटल 100 है, तो उसमें से 79% तो नाइट्रोजन हो जाती है और 21% ऑक्सीजन हो जाती है। तो ये किस बेस पे बोल रहे हैं हम? तो ये हम बोल रहे हैं वॉल्यूम के आधार पर। किसके आधार पर? आयतन के आधार पर, वॉल्यूम के आधार पर। ठीक है, कि वॉल्यूम कितना है, आयतन कितना है, उस आधार पर। फिर अगला 66 नंबर का प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेस्ट सर्विस? निम्नलिखित में से क्या जंगल का कार्य नहीं है? 66 नंबर का प्रश्न है, कार्य नहीं है, नहीं पूछा है, तो जो नहीं है वो बताना है। पहला ऑप्शन है रिड्यूस द सरफेस रन ऑफ रेन वाटर, सतह से वर्षा जल के प्रवाह को कम करना, ये। दूसरा है
दूसरा है प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव को रोकना। तीसरा है रेगुलेट द लोकल टेम्परेचर, स्थानीय तापमान को नियंत्रित करना। चौथा है रिड्यूस नॉइस पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण को कम करना। अब जंगल का कार्य नहीं है तो सतह से वर्षा जल के प्रवाह को कम करना बिल्कुल है, जैसे जहाँ घास होगी वहां से मिट्टी कटाव नहीं होगा, मिट्टी कटाव को रोकना ये भी है। वर्षा जल के प्रवाह को कम करना ये भी है। रेगुलेट द लोकल टेम्परेचर, स्थानीय तापमान को नियंत्रित करना। और ध्वनि प्रदूषण को कम करना ये जंगल का कार्य नहीं है। तो जो नहीं है वही सही है, तो सही वाला लगा देते हैं, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा 66 का। अगला 67 नंबर का प्रश्न है। चारों ऑप्शन आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। चलिए पहले इंग्लिश वाला पढ़ लेते हैं। 67 नंबर का प्रश्न, which one of the following is not a gaseous biogeochemical cycle? निम्नलिखित में से कौन सा एक गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? नहीं वाला हमें बताना है, जो गैस की वजह से नहीं होता है वो। वाटर साइकिल पहला ऑप्शन, जल चक्र वाटर साइकिल। दूसरा है कार्बन साइकिल यानी कि कार्बन चक्र। तीसरा है फास्फोरस साइकिल यानी कि फास्फोरस चक्र। चौथा है ऑक्सीजन साइकिल यानी कि ऑक्सीजन चक्र। बताइए, 10 सेकंड दिया आपको। 67 नंबर का प्रश्न है। तो कौन सा जो है वो गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो जल चक्र का भी है, कार्बन चक्र भी है और फास्फोरस चक्र नहीं है और ऑक्सीजन चक्र भी। जैव भू रासायनिक गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र से यूं समझ लीजिए कि मनुष्य समझ लीजिए, मनुष्य जल से संबंधित है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी लेता है। फास्फोरस साइकिल ये संबंधित नहीं है गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र से। नहीं वाला पूछा था तो नहीं वाला हमने बता दिया। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला 68 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा बड़ा प्रश्न है। तो पहले क्या करते हैं, पहले अपन 68 वाला पढ़ लेते हैं। 68 वाला पूरा पढ़ेंगे हम, इंग्लिश वाला फिर हिंदी वाला। ठीक, पढ़े। लिखा है द चांगपा, अ ट्राइब living on the mountain, lives in cone-shaped tent which is woven with yak hair and stitched together and tied with 9 sticks. Then the tent is put up by digging the ground to about 2 feet deep. What is their tent called? इसका हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं। चंगपा प्रजाति है, चंगपा ट्राइब है, जनजाति है। पहाड़ों पर रहने वाली एक जनजाति शंकु के आकार के तंबू में रहती है, जिसे याक एक जानवर है के बालों से बुना जाता है और एक साथ सीला जाता है और 9 डंडों से बांधा जाता है। फिर करीब 2 फीट गहरी जमीन खोदकर टेंट लगाया जाता है। उनके तंबू को क्या कहते हैं ये हमें बताना है। ठीक, पहला ऑप्शन है कि रेबो कहते हैं, रेबो हिंदी में भी इंग्लिश में भी रेबो कहते हैं। दूसरा है चांगथांग कहते हैं, चांगथांग। तीसरा है ताशी कहते हैं। चौथा है जूले कहते हैं। प्रश्न क्रमांक है आपका 68 नंबर का। बताइए क्या कहते हैं? रेबो कहते हैं, ये चार ऑप्शन यहाँ है आपके पास। रेबो कहते हैं, चांगथांग कहते हैं, ताशी कहते हैं, जूले कहते हैं। सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिए आपको। सही जवाब है इसका रेबो कहते हैं। क्या कहते हैं? रेबो
कहते हैं उनके इस टेंट को? रेबो कहते हैं। चंगपा जनजाति के जो टेंट है उनको रेबो कहते हैं। अगला 69 नंबर का प्रश्न है। ये जो सारे प्रश्न है आपको एनसीईआरटी में अवश्य मिल जाएंगे। 69 नंबर का प्रश्न है, द चांगपा कीप देयर शीप एंड गोट नियर देयर टेंट, द प्लेस इज कॉल्ड एज। चांगपा अपनी भेड़ बकरी को अपने डेरे के पास रखते हैं, वह स्थान कहलाता है। जो भेड़ बकरी को बांधने की जगह है, उनकी भेड़ बकरी को जहाँ बांधते हैं वो अपने डेरे के पास रखते हैं, तो वो स्थान क्या कहलाता है चांगपा की नजर में? पहला शेड कहलाता है यानी छप्पर, दूसरा है डोंगा कहलाता है यानी घाटी, तीसरा है लेखा कहलाता है यानी लेख, चौथा शेका कहलाता है यानी शेका। क्या कहलाता है? 10 सेकंड दिया आपको, आंसर आपको देना है 10 सेकंड के अंदर अंदर। ये वैसे वाले प्रश्न है, फैक्चुअल प्रश्न की श्रेणी में आएंगे। यदि आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ 12वीं तक की एनसीईआरटी की बुक्स जो पर्यावरण ईवीएस स्टडीज से संबंधित है, वो अगर आपने सारी पढ़ी है तो इनके आसानी से आप उत्तर दे पाएंगे। तो सही जवाब है 69 का सी वाला कि लेखा या लेख कहलाता है। क्या कहलाता है? लेख कहलाता है या लेखा कहलाता है। हिंदी में लेख बोलते हैं तो लेख कहलाता है अपनी भेड़ बकरियों को बांधने की जगह को। चलिए अब 70 नंबर का प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है, आइए पढ़ लेते हैं। In Srinagar, many families lives in a boat with which from inside is just like a house with different rooms, mainly seen in Dal Lake and Jhelum River. हिंदी वाला अनुवाद हम पढ़ेंगे इसका। 70 नंबर का प्रश्न है ये। श्रीनगर में कई परिवार एक नाव में रहते हैं जो अंदर से अलग अलग कमरों वाले घर की तरह है, जो मुख्य रूप से डल झील और झेलम नदी में देखा जाता है। इनको क्या कहते हैं? बोट हाउस कहते हैं या डोंगा कहते हैं। डोंगा मतलब घाटी। तीसरा है खत्म बंद कहते हैं, खातम बंद। या चौथा है तालाब घर कहते हैं, तालाब घर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 70 है। सही जवाब आप देंगे, 10 सेकंड दिया आपको। तो श्रीनगर में जो बोट हाउस है, जो बोट पे जो घर बनाकर रहते हैं वो डल झील और झेलम नदी पर, तो उनको डोंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? डोंगा या घाटी। तो इंग्लिश वाला हमें याद रखना है कि डोंगा कहा जाता है। बी वाला ऑप्शन सही है। अगला 71 नंबर का प्रश्न है, 71 नंबर का। तो पहले इंग्लिश वाला पढ़ लेते हैं। एनी स्पेस दैट रिक्वायर्स कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन फॉर हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चरल और कल्चरल इज नोन एज। कोई भी स्थान जिसके लिए ऐतिहासिक और स्थापत्य या सांस्कृतिक के संरक्षण की आवश्यकता होती है, क्या कहलाता है? तो ऐसा स्थान जो ऐतिहासिक है, स्थापत्य कला के रूप से महत्वपूर्ण है, हमारे इतिहास के बारे में जो बताता है, उसके संरक्षण की आवश्यकता होती है, तो वो क्या कहलाता है? संरक्षण। ऑप्शन पहला है हेरिटेज प्रिसिंट्स, विरासत परिसर, या आर्क्यूएट, दूसरा आर्क्यूएट यानी धनुषाकार। तीसरा है कोरबेल्ड। चौथा है इंक्लाइंड हेरिटेज, इच्छुक विरासत। अच्छा, क्या कहलाता है ये हमें बताना है। क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 71 का पहला वाला कि हेरिटेज प्रिंसिस्ट कहते हैं, विरासत परिसर कहते हैं। ठीक, अगला देखते हैं। अगला 72 नंबर का प्रश्न है। दिख रहा होगा आपको, आइए पढ़ते हैं। Which is the full form of INTEC regarding awareness of heritage? विरासत के प्रति जागरूकता के संबंध में INTEC का पूर्ण रूप क्या है?
इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, ये पहला ऑप्शन है, कला और सांस्कृतिक विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास। दूसरा है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कोऑपरेटिव हेरिटेज, कला और सहकारी विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास। तीसरा है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्किटेक्चरल एंड कैलीग्राफिक हेरिटेज, स्थापत्य और सुलेख विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास। चौथा है इंडियन इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्किटेक्चरल एंड कैलीग्राफिक हेरिटेज। तीसरा है स्थापत्य और सुलेख विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास। चौथा है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्कियोलॉजिकल क्यूमुलेटिव हेरिटेज, पुरातात्विक संचयी विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास। 72 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, आप 10 सेकंड में दीजिए। तो 72 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब हो जाएगा ये वाला, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। अगला 73 नंबर का प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है, आइए पढ़ते हैं। 73 नंबर का प्रश्न, हाँ, which program and when did Government of India introduce an objective of improving the quality of life and of the rural people and also to provide privacy and dignity to women? भारत सरकार ने ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और महिलाओं को गोपनीयता और सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम और कब शुरू किया था, ये हमें बताना है। चारों ऑप्शन आपके सामने है। पहला वाला है सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम CRSP इन 1986। पहला वाला है कि 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP, ये वाला। दूसरा है नेशनल वुमेन हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन NWHS इन 1987। दूसरा वाला ऑप्शन 1987 में राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य और स्वच्छता NWHS। तीसरा है टोटल सैनिटेशन कैंपेन प्रोग्राम TSCP इन 1990। इसी का हिंदी अनुवाद है 1990 में संपूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम TSCP। चौथा वाला है नेशनल रूरल डेवलपमेंट एंड सैनिटेशन प्रोग्राम NRDSP इन 1988। 1988 में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं स्वच्छता कार्यक्रम NRDSP। तो ये समसामयिकी से संबंधित प्रश्न है। इसका 73 का सही जवाब आप बताइए, 10 सेकंड दिए आपको। ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और महिलाओं को गोपनीयता और सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम और कब शुरू किया गया था? तो ये CRSP 1986 में शुरू किया गया था। सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम CRSP इन 1986। CRSP आप याद रखेंगे। अगला 74 नंबर का प्रश्न है, देखेंगे। अच्छा, नीचे भी है, चलिए पहले इंग्लिश वाला पढ़ लेते हैं। 74 नंबर का प्रश्न, When did the Prime Minister of India launch the स्वच्छ भारत मिशन on? स्वच्छ भारत मिशन के बारे में प्रश्न आया है। भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया था? तो ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है इसका 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2014, 2 अक्टूबर 2014 यानी 2 अक्टूबर 2014। तीसरा ऑप्शन है 24 नवंबर 2014 यानी कि 24 नवंबर 2014। चौथा है 15 अप्रैल 2014। सही जवाब आप बताएंगे, 10 सेकंड दिया आपको। स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी ने शुरुआत करी थी, कौन से ईयर में करी थी और क्या तारीख थी, ये हमें बताना है। 74 नंबर का प्रश्न है ये, बताइए। देखिए 2014 में तो किया था, लेकिन कब किया था? तो गांधी जयंती के दिन किया था, ये 2 अक्टूबर 2014।
14 सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला 74 के बाद 75 नंबर का प्रश्न आएगा। पूरा दिख रहा होगा आपको। चलिए पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। प्रश्न पढ़ लेते हैं 75 नंबर का। इन विच ईयर वाज इन कोस्पर सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा इन कोस्पर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इन कोस्पर की स्थापना वर्ष हमें बताना है। पहला वाला है 1953 1953, दूसरा वाला है 1957 1957, तीसरा वाला है 1960 यानी 1960, चौथा वाला है 1962 यानी कि 1962। कब की गई थी यह हमें बताना है। इनकॉस पर की भारत सरकार द्वारा कब स्थापना की गई थी बताना है। 10 सेकंड दिया आपको। 75 नंबर का प्रश्न है, बताइए। तो इनकॉस्पर की स्थापना सन 1962 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न पढ़ेंगे 76 नंबर का। चारों ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, दिख रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। विच इज द फुल फॉर्म ऑफ टर्ल्स दैट वाज सेट अप बाय द प्रोसीजर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इसरो। टर्ल्स TERLS का पूर्ण रूप क्या है जिसे इसरो के पूर्ववर्ती संगठन द्वारा स्थापित किया गया था? पहला वाला है, जो इंग्लिश में लिखा है वही हिंदी में लिखा है, तो दोनों पढ़ने के बजाय मैं एक ही पढ़ रहा हूँ। तिरुवनंतपुरम इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। दूसरा वाला है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। तीसरा वाला है 2 इंजन रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम। चौथा वाला है 3 इंजन रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम। बताइए, टर्ल्स का फुल फॉर्म बताना है आपको। 76 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब आप देंगे। 10 सेकेंड दिया आपको, बताइए। तो टर्ल्स का फुल फॉर्म है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। ठीक, अगला 77 नंबर का प्रश्न है। इसके एक ऑप्शन नीचे हैं। चलिए पहले प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस और एरोस्पेस एजेंसी इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ इट्स कंट्री। निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष या एरोस्पेस एजेंसी अपने देश के साथ सही सुमेलित नहीं है? नहीं वाली हमें बताना है। ठीक, पहला ऑप्शन है CNSA चाइना। CNSA चाइना की है। दूसरा है DLR स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन डेनमार्क की है। तीसरा है सीनेस फ्रांस की है। चौथा है लेपन इंडोनेशिया की। कौन सी सही नहीं है हमें बताना है। तो चारों ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, बताइए कौन सी सही नहीं है। प्रश्न क्रमांक 77 की बताइए कौन सी सही नहीं है। तो CNSA चाइना की है और सीनेस फ्रांस की है, लेपन इंडोनेशिया की है। पर ये DLR स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है बी वाला, ये सही नहीं है, ये डेनमार्क का नहीं। ठीक, अगला प्रश्न 78 नंबर का। चारों ऑप्शन आ गए क्या? इसमें आ गए हैं। 400 kg आ गया है नीचे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। व्हाट वाज द लॉन्च मास ऑफ इंडियाज फर्स्ट एवर सैटेलाइट आर्यभट्ट। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण द्रव्यमान क्या था? पहला है 240 किलो, दूसरा है 300 किलो, तीसरा है 360 किलो, चौथा है 400 किलो। सही जवाब क्या हो जाएगा आपको बताना है। 10 सेकेंड दिया आपको। 78 नंबर का प्रश्न है, बताइए। तो जो पहला उपग्रह आर्यभट्ट हमने छोड़ा था उसका प्रक्षेपण द्रव्यमान क्या था, लॉन्च मास क्या था, वो हमें बताना है। बताइए।
तो सही जवाब है इसका तीसरा वाला ऑप्शन 360 केजी, 360 केजी वाला सही ऑप्शन है। 78 नंबर का हो गया। 79 नंबर का प्रश्न है, इन विच ईयर ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर आर्टिफिशियल सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च? पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? तो जो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट है मनुष्य द्वारा कब भेजा गया था? पहला ऑप्शन है 1954 में, 1954 में, दूसरा 1957 यानी कि 1957 में, तीसरा 1960 यानी 1960 में, चौथा 1963 यानी कि 1963। सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिए आपको। पहला कृत्रिम उपग्रह पूछा है, 79 नंबर का प्रश्न है। तो पहला कृत्रिम उपग्रह वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो 1957 में भेजा गया था। अगला 78 नंबर 79 के बाद 80 नंबर का प्रश्न है। चार ऑप्शन आ गए हैं इसमें, आइए पढ़ते हैं। द ऑर्बिटल लाइफ ऑफ इंडिया फर्स्ट एवर सैटेलाइट आर्यभट्ट वास। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का कक्षीय जीवन था, कितना था? पहला है अ लिटिल मोर देन 17 ईयर, 17 साल से थोड़ा अधिक। दूसरा लिटिल लेस देन 17 ईयर, 17 साल से थोड़ा कम। फिर तीसरा है अ लिटिल लेस देन 18 ईयर, 18 साल से थोड़ा कम। चौथा है अ लिटिल मोर देन 18 ईयर, 18 साल से थोड़ा अधिक। 18 साल से थोड़ा अधिक, ये ऑप्शन यहाँ लिखा है, 18 साल से थोड़ा अधिक। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? 10 सेकेंड दिया आपको। 80 नंबर का प्रश्न है। तो जो आर्यभट्ट है उसका कक्षीय जीवन कितना था? तो वो 17 साल से थोड़ा कम था, अ लिटिल लेस देन 17 ईयर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला 81 नंबर का प्रश्न देखेंगे। चौथा ऑप्शन 1987 है, ठीक है। पढ़ते हैं, इन विच ईयर वाज SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 सक्सेसफुली लॉन्च्ड? SLV-3 या SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 को किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? पहला है 1977 1977, दूसरा है 1980 यानी 1980, तीसरा है 1984 यानी कि 1984 और चौथा है 1987 या 1987। 81 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? 10 सेकेंड दिए हैं आपको, सही जवाब दीजिए। SLV-3 किस वर्ष भेजा गया था सफलतापूर्वक, ये हमें बताना है। सफलतापूर्वक कब भेजा गया था? तो 81 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब है 1980 में भेजा गया था। 1980 1980। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें सैटेलाइट या अंतरिक्ष से संबंधित प्रश्न ही क्यों आ रहे? तो एमपी टेट में क्या था कि वो ऑनलाइन एग्जाम थी, तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने एक टॉपिक चूज किया, उस पर जितने आए रेंडमली क्वेश्चन जो आते गए, वो कंप्यूटर उनका जो भी सिस्टम था चूज करने का कंप्यूटर का, उसने एक साथ ही कर दिए चूज, ठीक है। 82 नंबर का प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय द फर्स्ट एवर सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3? निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 के प्रथम सफल प्रक्षेपण द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? अब हमने SLV-3 रॉकेट भेज तो दिया, लेकिन उसमें क्या भेजा था? प्रथम सफल प्रक्षेपण क्या भेजा था हमने? पहला है रोहिणी सैटेलाइट 2 भेजी थी, दूसरा है कार्टोसेट 1 भेजा था, या तीसरा है कार्टोसेट 2 भेजा था, या चौथा है रोहिणी सैटेलाइट 3 भेजी थी। क्या भेजा था ये हमें बताना है। पूरे अंतरिक्ष टॉपिक से था ये, तो अंतरिक्ष टॉपिक में उन्होंने जो जो समसामयिक थी, करंट अफेयर्स थे, उनसे उठा लिए उन्होंने प्रश्न। अंतरिक्ष से जितने बन सकते थे सभी उठा लिए। तो 82 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। सही जवाब है रोहिणी सैटेलाइट 3 भेजी थी, ठीक। अगला 83 नंबर का प्रश्न आएगा।
आइए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट फेल्ड टू रीच द ऑर्बिट। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह कक्षा में पहुंचने में विफल रहा। विफल वाला पहला वाला एस क्रॉस वन, एस रोस वन, एस आर ओ एस वन या एस रोस वन, एस रोस वन। दूसरा है एस एल वी 3D1, तीसरा है एस रोस C2, एस आर ओ एस सी टू, चौथा है NIUCSAT, NIUSAT। कौन सा वाला सही जवाब है बताइए। 83 नंबर का प्रश्न है, कौन सा उपग्रह कक्षा में पहुंचने में विफल रहा था जो पहुंच नहीं पाया था। 83 नंबर का प्रश्न बताइए। सही जवाब है एस्ट्रोस 1, ये वाला नहीं पहुंच पाया था। 84 नंबर का प्रश्न आपके सामने, फिर इसमें देखिए 2-4 ऑप्शन है, तो पहले ये वाला पढ़ लेते हैं हम। कंसिडर द फॉलोइंग सैटेलाइट ऑफ इसरो। इसरो के निम्नलिखित उपग्रह पर विचार कीजिए। रोहिणी सैटेलाइट RSD2, रोहिणी उपग्रह RSD2, रोहिणी सैटेलाइट RS1, रोहिणी उपग्रह RS1, रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड RTP, रोहिणी प्रौद्योगिकी पेलोड RTP। विच ऑफ द फॉलोइंग मिशंस वर सक्सेसफुल। निम्नलिखित में से कौन सा मिशन सफल रहा। तो ये मिशन दिए हैं आपको 84 नंबर के प्रश्न में, और इनमें से कौन से सफल रहे हैं ये हमें बताना है। तो देखिए ये ऑप्शन है आपके सामने, और 1 2 3। तो ये पहला वाला है केवल 1 और 2, दूसरा वाला है केवल 2 और 3, तीसरा वाला है केवल 1 और 3, और चौथा वाला है 1 2 3, तीनों सफल रहे। प्रश्न क्रमांक 84 वाला है ये, बताइए कौन से उपग्रह सफल रहे या कौन से मिशन सफल रहे, इनमें से बताइए। 10 सेकंड दिया आपको। 84 नंबर का प्रश्न, 10 सेकंड। तो सही जवाब है इसका ओनली फर्स्ट एंड टू, केवल 1 और 2। 1 और ये 2 रोहिणी उपग्रह RSD2 और रोहिणी उपग्रह RS1 ये सफल रहे थे, और ये RTP वाला असफल रहा था। ठीक, अगला 85 नंबर का प्रश्न है। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्पेसक्राफ्ट ऑफ इसरो। इसरो के निम्नलिखित अंतरिक्ष यान पर विचार करें। पहला है चंद्रयान 1, दूसरा है मार्स ऑर्बिट स्पेसक्राफ्ट, मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट, मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट। which of the above was launched using a PSLV polar satellite launch vehicle। उपरोक्त में से किसे PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया था, ये हमें बताना है। ऑप्शन है आपके, पहला है केवल 1 को, मतलब चंद्रयान 1 को, दूसरा है केवल 2 को यानी मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट को, तीसरा है बोथ 1 and 2, और चौथा है ना तो 1 और ना ही 2। प्रश्न क्रमांक 85 है, सही जवाब आपको देना है। 10 सेकंड दिया आप। तो उपरोक्त में से किसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का उपयोग करके लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट दोनों को ही PSLV द्वारा लॉन्च किया गया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2, 85 नंबर का। अब 86 नंबर का प्रश्न देखेंगे। Which of the following is the work of the New Space India Limited NSIL। पहला निम्नलिखित में से कौन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का कार्य, निम्नलिखित में से कौन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का कार्य है। टू बिल्ड सैटेलाइट उपग्रह सैटेलाइट बनाना, टू प्रोवाइड लॉन्चिंग सर्विस फॉर सैटेलाइट बिलोंगिंग टू कस्टमर, ग्राहकों से संबंधित उपग्रहों के लिए लॉन्चिंग सेवाएं प्रदान करना, तीसरा है फैसिलिटेट सैटेलाइट बिल्डिंग थ्रू इंडियन इंडस्ट्रीज,
भारतीय उद्योगों के माध्यम से उपग्रह निर्माण को सुगम बनाना। 86 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब देना है आपको। तो पहला ऑप्शन है इसका ओनली 1 एंड 2, केवल 1 और 2। दूसरा है केवल 2 और 3। तीसरा है केवल 1 और 3 और चौथा है 1 2 3 यानी तीनों। सही जवाब दीजिए, 10 सेकेंड दिया आपको। एटी 86 नंबर का प्रश्न है ये, सही जवाब दीजिए। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, चौथा वाला 1 2 3। उपग्रह बनाना, सैटेलाइट बनाना, ग्राहकों से संबंधित उपग्रह के लिए लॉन्चिंग सेवाएं प्रदान करना NSIL के कार्य है। ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के भारतीय उद्योगों के माध्यम से उपग्रह निर्माण को सुगम बनाना। 86 नंबर का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 87 नंबर पे आएंगे, प्रश्न पढ़ेंगे पहले। व्हाट टीचर शुड इंश्योर ड्यूरिंग स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, छोटे समूह में परिचर्चा के दौरान शिक्षक को क्या सुनिश्चित करना चाहिए। पहला है एवरी डिस्कशन शुड बी गोल ओरिएंटेड, हर चर्चा लक्ष्योन्मुखी होनी चाहिए। मतलब ये पेडागोजी संबंधित सवाल अब आ रहे हैं, देखिए 87 नंबर और टोटल 30 प्रश्न है इसमें। तो या तो ये होना चाहिए था कि 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर का ये पूछना चाहिए था, लेकिन ये रेंडमली सिलेक्ट हुए हैं। दूसरा है चिल्ड्रन हैव, हर चर्चा में लक्ष्योन्मुखी होनी चाहिए, ये पहला है। दूसरा है चिल्ड्रन हैव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट एक्टिविटी इन द डिस्कशन, चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए बच्चों के पास विषय के बारे में पर्याप्त जानकारी है। तीसरा है नो व्यू पॉइंट आर ओपनिंग इज डिसरिस्पेक्टेड आर लाफ एट, किसी भी दृष्टिकोण या मत का अनादर या उपहास नहीं होना चाहिए, नहीं होना। 87 नंबर का प्रश्न है छोटे समूह में परिचर्चा के दौरान शिक्षक को क्या सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या नहीं होना चाहिए। ओनली 1 और 2, केवल 1 और 2। दूसरा है ओनली 2 और 3, केवल 2 और 3। तीसरा है ओनली 1 एंड 3, 1 एंड 3। और चौथा है 1 2 एंड 3। ऑप्शन बड़े मजेदार दे रहे हैं ये। 87 नंबर का प्रश्न है छोटे समूह में परिचर्चा के दौरान शिक्षक को क्या सुनिश्चित करना चाहिए कि हर चर्चा, 87 नंबर का प्रश्न है, हर चर्चा लक्ष्य के उन्मुख होना चाहिए कि लक्ष्य प्राप्ति की ओर ही अग्रसर हो, तो बिल्कुल होना चाहिए। चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले बच्चों के पास विषय के बारे में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए, तभी तो जाके बोलेंगे। किसी भी दृष्टिकोण या मत का अनादर या उपहास नहीं होना चाहिए। सही बात है, बच्चे अलग अलग दृष्टिकोण लेके आएंगे, आपकी प्राइमरी क्लास है तो बच्चे कुछ भी बता सकते हैं। आपने कोई टॉपिक सोचा तो आपने बोला कि पानी कहाँ कहाँ से आता है, तो वो बोल देंगे नल से, हेडपंप से। नल से आता है तो नल में कहाँ से आता है, तो पता चले कि उनको नहीं पता कि नल में कहाँ से आता है। तो तीनों दृष्टिकोण सही हो जाएंगे। तीनों का ध्यान रखना है आपको कि कोई उपास नहीं उड़ाए, चर्चा लक्ष्योन्मुखी हो, जिस लक्ष्य को आपने टारगेट किया है वहीं आप पहुंचे। 88 नंबर का प्रश्न है Many students enjoy small group discussion because, कई छात्र छोटे परिचर्चा का आनंद लेते हैं क्योंकि। 88 नंबर का प्रश्न है ये। पहला है इट इज पीयर बेस्ड कम्युनिकेशन, यह सहकर्मी आधारित संचार है। इट इज इंटरेक्टिव, ये इसमें अंतक्रिया होती है। इट इंकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर्स, यह शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। तो ऑप्शन एक है इसका ओनली 1 एंड 2, केवल 1 और 2। दूसरा है ओनली 2 एंड 3, केवल 2 और 3। तीसरा है ओनली 1 एंड 3, केवल 1 और 3। चौथा है 1 2 3, 1 2 3। सही जवाब आपको देना है, प्रश्न क्रमांक है ये 88। 88 का सही जवाब आपको देना है। 10 सेकेंड दिया आपको, फिर चर्चा करते हैं इस पे। पेडागोजी पर चर्चा हो सकती है क्योंकि ईवीएस में अधिकतर प्रश्न जो है वो फैक्चुअल है, तो उनमें हम कुछ नहीं कर सकते, आंसर ही लगा सकते हैं। यदि आपको पता है तो आप लगा देंगे, नहीं होगा तो नहीं लगा पाएंगे। कई छात्र छोटे परिचर्चा का आनंद लेते हैं क्योंकि यह सहकर्मी आधारित संचार है के पीयर लाभ होता है इसमें। उसका जो साथी है उसके पास बैठेगा और चर्चा करेगा, अंतःक्रियाएं भी होती है।
शिक्षार्थियों के सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करते, बिल्कुल सही है। तो तीनों ऑप्शन सही। तीनों ऑप्शन किस में है? चौथे में है। चौथा वाला सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न 89 नंबर का प्रश्न है, स्किल्स दैट स्टूडेंट डेवलप थ्रू स्मॉल ग्रुप डिस्कशन। कौशल जो छात्र छोटे परिचर्चा के माध्यम से विकसित करते हैं। एनालिटिकल, विश्लेषणात्मक, कम्युनिकेशन, संचार। तो कौन कौन सी स्किल्स डेवलपमेंट होता है बच्चों में? कौशल, कौन कौन से कौशल का विकास होता है? केवल पहले का, केवल दूसरे का, केवल एक और दो दोनों का, कि ना तो एक का और ना ही दो का? ना तो एक का और ना ही दो का। अच्छा, इसमें एक दो आ गया तो कंफ्यूजन हो जाए बड़ा। तो बच्चे एनालिटिकल सोच भी इसमें डेवलप होगी बच्चों की, और कम्युनिकेशन भी डेवलप होगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब बड़ा ही सिंपल है कि दोनों हो जाएंगे भैया, पॉजिटिव है दोनों। तो दोनों, एक और दो, दोनों इसमें विकसित होंगे कौशल। अगला 90 नंबर का लास्ट प्रश्न है ये, आइए पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग ईवीएस। निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस शिक्षण अधिगम की अवलोकन पद्धति का लाभ नहीं है? किसका लाभ नहीं है? तो ऑब्जर्वेशन मेथड का लाभ नहीं है, हमें बताना है। पहला है सेटिस्फाइज स्टूडेंट, छात्रों को संतुष्ट करना। दूसरा है डेवलप राइटिंग स्किल, लेखन कौशल विकसित करना। तीसरा है डेवलप क्यूरियोसिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, छात्रों की जिज्ञासा विकसित करना। चौथा है एनकरेज चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर देयर एनवायरनमेंट, बच्चों को उनके पर्यावरण का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो जो नहीं है, जो नेगेटिव है, वो हमें ढूंढना है। 10 सेकंड दिया आपको, आप सोचिए, फिर डिस्कशन करते। तो देखो, छात्रों को संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है, डेवलप क्यूरियोसिटी ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की जिज्ञासा विकसित करता है, ये जो अवलोकन पद्धति है, ऑब्जर्वेशन मेथड है, तो करता है। फिर इंकरेज चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर देयर एनवायरनमेंट, बच्चों को उनके पर्यावरण का पता लगाने में प्रोत्साहित करता है। क्या नहीं करता? लेखन कौशल का विकास नहीं करता है। जो नहीं करता है, जो गलत है वही सही है, क्योंकि हमें नहीं पूछा है, तो दूसरा वाला सही हो जाएगा, क्योंकि लेखन कौशल का विकास ऑब्जर्वेशन मेथड नहीं करता है। अगली क्लास में हम एमपीटेड वर्ग 3 की भाषा 2 इंग्लिश, जो 5 मार्च 2022 को पेपर हुआ था शिफ्ट 1 में, जिन्होंने भाषा 2 के रूप में इंग्लिश ली थी, उसके बारे में प्रयास करेंगे। और कई लोगों का कहना है कि सीडीपी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी के प्रश्न भी लाएं, तो इसमें भी 30 प्रश्न आए हैं, वो जरूर हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देना। थैंक यू।